हेलो दोस्तों, आज की क्लास से राजस्थान जिला दर्शन शुरू हो रहा है, जिसमें हम जयपुर जिले की बात करेंगे। इस क्लास में हम जयपुर जिले से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों, राजाओं, कला, संस्कृति, हस्तकलाएं, जीवन शैली आदि के बारे में जानेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जयपुर जिला दर्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान की भारत के मैप में स्थिति कहाँ है। तो भारत के मैप में राजस्थान कहाँ है, किस जगह पे है, और राजस्थान के अंदर जयपुर की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये है जयपुर, जो कि राजधानी भी है राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर। तो अब देखते हैं कि जयपुर जिले की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो जयपुर जिले की सीमा एक ही राज्य से लगती है, जिसका नाम क्या है? हरियाणा। ये रहा हरियाणा। तो ये सीमा किसके साथ लगती है? जयपुर जिले की हरियाणा के साथ लगती है। इसके अलावा अन्य जिले कौन कौन से हैं जो जयपुर जिले की सीमा को छूते हैं? तो उनमें है अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर, नागौर और सीकर। तो ये सभी क्या करते हैं? जयपुर जिले की सीमा को छूते हैं। और कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो हरियाणा की लगती है। और कौन कौन से जिलों की लगती है? तो अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर, नागौर, सीकर, इनकी जयपुर से सीमा लगती है। अब बात करते हैं कि जयपुर के बसने से पहले जयपुर को किस नाम से जाना जाता था। जयपुर के बसने से पहले जयपुर ढूढ़ार क्षेत्र या ढूढ़ार राज्य के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी क्या थी? आमेर थी। तो जयपुर जिले का जो क्षेत्र है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? ढूढ़ार क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और उसकी राजधानी क्या थी? आमेर थी। हरियाणा राज्य के साथ न्यूनतम सीमा जयपुर जिले की लगती है। ढूढ़ार जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी हमने अभी बात की थी। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है। तो एक बार हम अभी जयपुर संभाग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना याद रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जयपुर प्रथम स्थान रखता है। तो अगर घनत्व की बात करें तो राजस्थान में किसका प्रथम स्थान है? तो जयपुर का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो वो भी कौन सी है? जयपुर है। जयपुर डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाला प्रथम रियासत भी कौन थी? जयपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा, वो भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि ये पहले ढूढ़ार क्षेत्र था, तो ढूढ़ाड़ी जयपुर की बोली थी, राजावाटी ढूढ़ाड़ी की उपबोली थी। तो पूछ भी लेते हैं कि कौन सी बोली बोली जाती है जयपुर क्षेत्र में। तो ढूढ़ाड़ी बोली बोली जाती है, और इसकी उपबोली कौन सी है? तो राजावाटी इसकी उपबोली है ढूढ़ाड़ी बोली की। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि जयपुर एक ही राज्य को छूता है, तो उसका नाम क्या है? हरियाणा। हरियाणा राज्य के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाता है? जयपुर जिला ही बनाता है। जयपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? ढूढ़ार क्षेत्र कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी जयपुर संभाग है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, सबसे बड़ी रियासत है। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत है। सबसे छोटा ठिकाना लावा भी जयपुर में स्थित है। और यहाँ बोली कौन सी बोली जाती है? ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। अब बात करते हैं जयपुर के मेन पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्तमान में जयपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पेरिस और गुलाबी नगर के नाम से भी किसको जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। और ये आप सभी को पता होगा कि गुलाबी नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा सीवी रमन ने जयपुर को क्या कहा था? रंगश्री का द्वीप भी कहा था। क्या कहा था सीवी रमन ने? रंगश्री का द्वीप। तो ये भी याद रखना। अब बात करते हैं कि जयपुर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कचवाहा नरेश स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 9 खेड़ों का अधिग्रहण कर की गई थी।
तो जयपुर जिले की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। कब की थी? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में की थी। अब आगे एक लाइन लिखी हुई है, नौ खेड़ों का अधिग्रहण कर। इसका अर्थ है कि खेड़ों का अर्थ हो गया कि वो जगह या मतलब जो वो उस वक्त का जो कस्बे थे, जो गांव थे, उनको ही खेड़ा कहा गया है। तो 9 खेड़ों का अधिग्रहण करके उनको मिलाकर जयपुर जिले की स्थापना की गई। तो जयपुर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह द्वितीय ने की। कब की? 18 नवंबर 1727 को की। और जयपुर को क्या कहा था सीवी रमन ने? रंगश्री का द्वीप कहा था। अब बात करते हैं कि जयपुर की स्थापना तो कर दी सवाई जय सिंह द्वितीय ने, परंतु इसका डिजाइन किसने बनाया? तो इसका डिजाइन किसने बनाया था कि जयपुर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? विद्याधर चक्रवर्ती व आनंदराम मिस्त्री। सबसे प्रमुख नाम रूप से नाम किसका आता है? विद्याधर चक्रवर्ती का आता है। पूछ लेते हैं कि जयपुर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो श्री विद्याधर चक्रवर्ती थे। और इनको सलाह कौन दे रहे थे? तो मिर्जा इस्माइल। तो इनके सलाहकार कौन थे? मिर्जा इस्माइल थे। नगर की जो नींव थी वो पंडित जगन्नाथ सम्राट के ज्योतिषी ज्ञान के आधार पर डलवाई गई थी। यानी कि जयपुर जिले की स्थापना तो की थी सवाई नरेश जय सिंह द्वितीय ने। जयपुर जिले के वास्तुकार कौन थे? प्रमुख रूप से विद्याधर चक्रवर्ती। और सलाहकार कौन थे? मिर्जा इस्माइल। और जो ज्योतिषी ज्ञान जिसने दिया था और जिन्होंने नींव रखवाई थी वो कौन थे? पंडित जगन्नाथ सम्राट। और जो ये नींव का जो पत्थर था वो कहाँ रखा गया था? तो नींव का पत्थर गंगपोल पर लगाया गया था। और लगाया किसने था? नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय ने। आपने देखा होगा कि जब नए घर बनाते हैं तो उसकी जब नींव रखते हैं तो पंडित को बुलाते हैं। तो इसी तरीके से जब जयपुर जिले की स्थापना हुई थी तो जो पंडित का काम था वो किसने किया था? ज्योतिषी ज्ञान जो बताया था वो किसने बताया था? जगन्नाथ सम्राट ने। और ये कौन थे? ये उस समय के राजपुरोहित थे। और उन्होंने नीम का पत्थर कहाँ रखवाया था? तो गंगा पोल पर रखवाया था। अब बात कर लेते हैं जयपुर का पूर्व का नाम क्या था? तो जयपुर को पहले जयनगर भी कहा जाता था। तो याद रखना कि जयपुर का पूर्व का नाम क्या था? जयनगर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जयपुर जिले की नींव किसने रखी? तो कछवाहा नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय ने रखी। कब रखी? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में रखी। और जयपुर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? विद्याधर चक्रवर्ती। सलाहकार कौन थे? मिर्जा इस्माइल। और ज्योतिषी ज्ञान किनके द्वारा दिया गया? जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। और नींव का पत्थर कहाँ लगाया गया? गंगपोल पर लगाया गया। और जयपुर का पूर्व नाम क्या था? जयनगर था। अभी हमने बात की थी जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की। तो विद्याधर भट्टाचार्य का जयपुर बसाने का मेन सिद्धांत क्या था? इन्होंने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया। प्रत्येक सड़क 90 डिग्री के कोण पर काटती है। यानी कि 9 वर्ग बनने चाहिए। मान लो कि जैसे ये है, यानी कि इनको जयपुर के बसाने का सिद्धांत क्या था कि 9 ही तो आड़ी लाइनें हो, 9 ही तिरछे और उनके बीच में वर्ग बने, जैसा कि मैंने इस डायग्राम के अंदर बनाया है। तो इनका मेन क्या था कि जयपुर की स्थापना कैसे हो? 9 वर्गों के रूप में हो, 9 वर्गों के सिद्धांत पे। यानी कि 9 ही तो आड़ी रेखाएं हो और 9 ही तिरछी रेखाएं हो और उनके बीच में जो वर्ग बने उस तरीके से जयपुर बसना चाहिए। तो जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, तो ये जो बीच के वर्ग हैं ये क्या है? इन्हीं पर प्रमुख स्थान बने हुए हैं। और जो ये लंबी लाइनें दिख रही हैं ये क्या है? सड़कें हैं। तो ये सड़कें क्या कर रही है? 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यही 9 वर्गों का सिद्धांत था जो विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर जिले पर अप्लाई किया था। जयपुर नगर निर्माण में विश्व स्तर के नगरों के समान वर्गाकार परिसमितियां एवं वर्गाकार जैसे बड़े सिद्धांतों का पालन किया गया था। तो जयपुर जिले को बसाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि वर्गाकार रूप से जयपुर का निर्माण हो। जर्मनी के एक शहर द एल्टस्टडट अर्ल की बसावट के आधार पर बसाया गया था। तो जयपुर किस तरीके से बसा हुआ है? जर्मनी के एक शहर द एल्टस्टडट अर्ल की बसावट के आधार पर बसा हुआ है। अब हमने देख लिया कि जयपुर की स्थापना किसने की, नींव किसने रखी, वास्तुकार कौन थे, सलाहकार कौन थे और ज्योतिषी ज्ञान किसके द्वारा दिया गया और इसका प्रमुख सिद्धांत क्या था जयपुर को बसाने का।
9 वर्गों का सिद्धांत था और ये किसके जैसा लगता है बसने के बाद? जर्मनी के शहर के जैसे। अब बात करते हैं कि जयपुर क्या पहले से ही गुलाबी रंग में ही रंगा हुआ था या इसे बाद में रंगा गया था? तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें देखेंगे, कई बार ये दोनों अलग-अलग तरीके से लिखी हुई आती है और सबको लगता है कि 2 अलग-अलग लोगों के आने पर इसको गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। जबकि आने वाला इंसान एक ही था पर उसे अलग-अलग नाम से बुलाया गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सम्राट रामसिंह द्वितीय को दिया जाता है। यानी कि जब प्रिंस अल्बर्ट भारत आए थे तो उस समय सम्राट रामसिंह द्वितीय ने क्या किया था कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। यानी कि यहाँ की जो प्रमुख बिल्डिंग्स और जो थी उन पर सब पर कैसा कलर करवाया गया था? गुलाबी रंग। और ये किस लिए किया गया था? ताकि शहर को एक अलग पहचान दी जा सके। अब कई जगह ऐसा लिखा आता है कि सन 1876 में महारानी विक्टोरिया और वेल्स के राजकुमार ने भारत भ्रमण के दौरान यहाँ की प्रसिद्ध नगरी जयपुर का दौरा करने का निर्णय किया था। उस समय जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने मेहमानों के स्वागत के लिए संपूर्ण जयपुर नगरी को गुलाबी रंग में रंगवाया था। तो यहाँ देखो बात की हुई है वेल्स के राजकुमार। तो वेल्स के राजकुमार का ही नाम क्या था? प्रिंस अल्बर्ट था। तो उस वक्त जब गुलाबी नगर को रंगवाया गया था तब कौन कौन आया था? महारानी विक्टोरिया और वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट जब आए थे तब रामसिंह द्वितीय ने क्या किया था? पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। अब देखते हैं कि वेल्स और राजकुमार कहने का क्या मतलब है। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि पहले के समय में वेल्स का जो राजकुमार होता था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ऐसी परंपरा थी कि वहां का जो भी राजकुमार या राजकुमारी होंगे उन्हें वेल्स का राजकुमार या वेल्स का राजकुमारी नाम का खिताब दिया जाएगा। तो राजकुमार का नाम क्या था? प्रिंस एल्बर्ट। पर वो आया कहाँ से था? यूनाइटेड किंगडम से, तो इसलिए उसे क्या बोल दिया गया? वेल्स का राजकुमार। तो कहीं पर ऑप्शन में लिखा होता है वेल्स का राजकुमार और कहीं पर इसका खुद का नाम लिखा होता है प्रिंस अल्बर्ट। तो इसी वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर जयपुर जिले के अंदर अल्बर्ट हॉल बना हुआ है जिसका निर्माण किसने करवाया था? वो भी किसने करवाया था? रामसिंह द्वितीय ने करवाया था। पहले भी ऐसा होता था कि जब कोई बाहर का व्यक्ति भारत भ्रमण के लिए आता था तो उसके मान सम्मान के लिए किसी बिल्डिंग का या किसी स्थान का नाम उससे रिलेटेड रख दिया जाता था या किसी जगह को या फिर किसी इमारत का निर्माण कर कर उसका नाम उस जो व्यक्ति आया उससे रिलेटेड रख दिया जाता था। तो जब प्रिंस एल्बर्ट आया था तो ऐसा ही हुआ कि रामसिंह द्वितीय ने एल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया और उसका नाम किस पर रख दिया? प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर, उन्हें मान सम्मान देने के लिए। तो जब हम अल्बर्ट हॉल की बात करेंगे तो आप याद रखना कि इसका निर्माण भी किसने करवाया था? रामसिंह द्वितीय ने करवाया था। और किसके लिए करवाया था? प्रिंस अल्बर्ट की, जो कि गुलाबी नगर यानी कि जयपुर भ्रमण के लिए आया था महारानी विक्टोरिया के साथ। अभी हम और ज़्यादा अल्बर्ट हॉल की बात नहीं करेंगे, जब हम अल्बर्ट हॉल पढ़ेंगे तब इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। हम एक-एक करके जयपुर जिले से जुड़ी सभी इमारतों को, महलों को, बावड़ियों को, सभी को पूरा करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जयपुर को कौन-सा कलर कर दिया गया है? गुलाबी रंग का, तभी से इसका नाम क्या पड़ गया? गुलाबी नगरी या फिर पिंक सिटी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले पिंक सिटी शब्द का उपयोग किसने किया? तो जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टैनली रीड द्वारा किया गया। किसने किया? स्टैनली रीड ने। तो ये नाम याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा था सर्वप्रथम? तो किसने कहा था? स्टैनली रीड ने कहा था। तो एक बार फिर से अब तक हमने जितना जयपुर के बारे में पढ़ा है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि हरियाणा राज्य की सीमा न्यूनतम किससे लगती है? जयपुर जिले से लगती है। और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? ढूढ़ार क्षेत्र। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग भी यही है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जयपुर प्रथम स्थान रखना है। सबसे बड़ी रियासत भी यही है। जयपुर डाक टिकट पोस्ट कार्ड जारी करने वाली भी प्रथम रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा भी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और यहाँ के क्षेत्र की बोली क्या है? ढूढ़ाड़ी। और उसकी उपबोली क्या है? राजावाटी। उसके बाद हमने देखा कि इसे भारत का पेरिस गुलाबी नगर कहा जाता है। सीवी रमन ने इसे क्या कहा था? रंगश्री का द्वीप कहा था। और इसकी स्थापना किसने की थी? कछवाहा नरेश भाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। कब की थी? 18 नवंबर 1727 में। इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर चक्रवर्ती। और इसका सलाहकार कौन था? मिर्जा इस्माइल।
और ज्योतिष ज्ञान किसने दिया था, यानी कि नींव किसने रखवाई थी, जगन्नाथ सम्राट ने रखवाई थी। और पहला पत्थर कहाँ रखा गया था, गंगा पोल पर रखा गया। और जयपुर का पूर्व का नाम क्या है, जयनगर। उसके बाद हमने देखा कि कौन से सिद्धांत पर बसा हुआ है जयपुर, तो 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा हुआ है। और इसकी तुलना किससे की जाती है, जर्मनी के एक शहर द एल्टस्टडोट अर्लंग की बसावट से की जाती है। इसके बाद हमने देखा कि महारानी विक्टोरिया और वेल्स के राजकुमार प्रिंस एल्बर्ट के आने पर राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया जाता है। और पिंक सिटी यानी कि जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, स्टैनली रीड के द्वारा किया गया था। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिशप हेबर्ट ने इस नगर के बारे में क्या कहा था। तो बिशप हेबर्ट ने इस नगर के बारे में कहा था, यानी कि जयपुर के बारे में कहा था कि नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। तो बिशप हेबर्ट ने किससे तुलना की थी इसकी, मॉस्को के क्रेमलिन नगर से। अब बात करते हैं डुडाड, जयपुर रियासत का प्राचीन उपनाम है, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। और आमेर क्या थी, डुडाड की राजधानी थी। अब बात करते हैं कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस समिति के द्वारा घोषित की गई। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। तो याद रखना कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया, तो पी सत्यनारायण राव समिति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। जब आप जयपुर को ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा ही देखना को मिलेगा कि वर्गों के बीच में क्या है, प्रमुख जगह बनी हुई है। और ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रही है ये क्या है, सड़कें हैं, जो कि किस पर काट रही हैं, समकोण के ऊपर कट कर रही हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके अलावा जयपुर में 7 प्रमुख दरवाजे भी हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी थोड़े बहुत देख लेते हैं, जैसे घाट गेट हुआ, सांगानेरी गेट हुआ, न्यू गेट हुआ, अजमेरी गेट हुआ, चांदपोल गेट हुआ, सूरजपोल गेट हुआ। तो ये सभी क्या थे, ये सभी क्या हैं, जयपुर के 7 प्रमुख गेट हैं। और जिसकी हमने बात की थी कि नींव का पत्थर कहाँ रखा गया था, गंगपोल गेट के ऊपर। तो वो कौन सा गेट है, ये यहाँ गंगपोल गेट, यहाँ पर क्या रखा गया था, नींव का पत्थर रखा गया था। अब बात करते हैं कि जयपुर के उपनाम क्या क्या हैं। तो जयपुर जिले के उपनाम क्या क्या हैं, जयपुर को हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है, रतन नगरी भी कहा जाता है, पन्ना नगरी भी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, गुलाबी नगर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्टैनली रीड ने, जिसका अभी हमें थोड़ी देर पहले देखा था। वैभव का दीप, सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री का दीप भी कहा गया है। दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है, छोटी काशी भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर भी कहा जाता है। तो ये सभी उपनाम किसके हैं, जयपुर के हैं। और वैसे जयपुर का पुराना नाम क्या है, जयनगर था, इसे डुडार क्षेत्र भी कहा जाता था। और डुडार की राजधानी कौन थी, आमेर थी, जिस पर कि कछवाहा वंश के शासकों ने राज किया था। बात करते हैं जयपुर के वन्यजीव शुभंकर की। आप सभी को पता है कि राजस्थान के हर जिले को एक वन्यजीव शुभंकर दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है, ताकि उनकी रक्षा की जा सके। तो जयपुर जिले का वन्यजीव शुभंकर क्या है, चीतल है। तो आप लोग ये याद रखना कि जयपुर जिले का शुभंकर क्या है, चीतल। रुडार क्षेत्र पता ही आपको, जयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा शहर के 3 प्रमुख चौपड़, चौपड़ यानी कि चौराहा। तो जयपुर के 3 प्रमुख चौराहे हैं। तो क्या क्या नाम है चौराहों के, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़। तो जयपुर शहर के 3 प्रमुख चौराहे हैं। चौराहे वही जिन पर सड़कें आकर मिलती हैं। तो ये जयपुर के सभी उपनाम आप लोग याद रखना, वन्यजीव शुभंकर भी याद रखना और प्रमुख चौराहे भी याद रखना। आप सभी को पता है कि 2020 के अंदर जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो वही अब आगे हम पढ़ते हैं कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल शहर कौन सा है, जयपुर है। तो भारत के 2 शहर शामिल है, जयपुर है, और जयपुर के अलावा और कौन सा शहर है, अहमदाबाद, जिसे कब शामिल किया गया था, 2017 में। यूनेस्को की महानिदेशक आंड्रे अजोले ने अल्बर्ट हॉल वही जिसके निर्माण किसने किया था, राम सिंह द्वितीय ने किया था। और किसके लिए किया था,
वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट के लिए, अर्थात प्रिंस अल्बर्ट को मान सम्मान देने के लिए रामसिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया था। और इसी अल्बर्ट हॉल के अंदर यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले ने जयपुर में आयोजित एक समारोह में राजस्थान सरकार को जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया। कब दिया? 5 फरवरी 2020 को दिया गया था। तो याद रखना कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र कब दिया गया? 5 फरवरी 2020 को दिया गया। किसने दिया? महानिदेशक आंड्रे अजोले ने, जो कि यूनेस्को के महानिदेशक थे। कहाँ दिया? अल्बर्ट हॉल में, जिसकी स्थापना किसने की थी? रामसिंह द्वितीय ने की थी। अब आगे बात करते हैं। भारत का दूसरा शहर है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इससे पूर्व 2017 में अहमदाबाद को यह श्रेय प्राप्त हुआ था। तो भारत के 2 ऐसे शहर हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जिसमें से एक पहले नंबर पे कौन सा है? अहमदाबाद, जिसे 2017 में घोषित किया गया, और दूसरे नंबर पे है जयपुर। कब घोषित किया गया? 5 फरवरी 2020 को इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो आप सभी याद रखना। हमें जयपुर की प्रसिद्ध इमारतें पढ़नी है कि कौन कौन सी इमारतें जयपुर के अंदर स्थित है और उनका निर्माण किसने करवाया था। तो सबसे पहले सबके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इमारतें स्थित हैं। सबसे पहले कौन सा है? हवा महल। कहाँ स्थित है? जयपुर में। उसके बाद जल महल, उसके बाद है ईसरलाट, उसके बाद है आमेर का किला, उसके बाद रामनिवास बाग, गैटोर की छतरियां, अंबर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला। ये सब के सब कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके अलावा और देखते हैं, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, ईसरलाट फिर एक बार दोबारा आ गया, आमेर का किला, BM बिड़ला सभागार, बैराट, अंबर किला, स्टैच्यू सर्किल, सांगानेर। ये भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद जल महल, उसके बाद है जमुआ रामगढ़ बांध, सागर झील, सांभर झील, मावठा झील, पन्ना मीना की बावड़ी। ये भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद है मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, शीला देवी मंदिर, बिड़ला मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, दलता धाम, जिसे मंकी वैली भी बोलते हैं, गंगा माता मंदिर, घुसवेश्वर शिवालय, उसके बाद दरगाह हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब की। तो ये सभी इमारतें, ये सभी झील, महल, संग्रहालय, मंदिर, धाम, ये सब कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो आप सभी को इनके नाम याद रखना है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इनकी स्थापना किसने की और इनकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 प्रसिद्ध इमारतें जिनकी स्थापना किसने की थी या निर्माण जिसका किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की कौन कौन सी इमारतें बनवाई? नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जल महल। ये सभी इमारतें किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। सिटी पैलेस के ब्रैकेट में मैंने चंद्र महल का नाम लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय। पर इसी सिटी पैलेस को हम जब देखेंगे आगे तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सी प्रमुख इमारतें स्थित है सिटी पैलेस के अंदर। उनमें से एक इमारत का नाम क्या है? चंद्र महल है, जो कि सिटी पैलेस के अंदर ही स्थित है। उस चंद्र महल का भी निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय। इसके अलावा सिटी पैलेस में और क्या क्या स्थित है? मुबारक महल, शीश महल, चंद्र महल, जलेब चौक, ये सब भी कहाँ पर स्थित हैं? सिटी पैलेस के अंदर ही स्थित है। तो पूरी सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। उसके अंदर एक चंद्र महल भी बना, उसका निर्माण भी किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। इसके अलावा जो सिटी पैलेस की अन्य इमारतें हैं उनका हम आगे देखेंगे कि उनका निर्माण किसने करवाया था। तो अभी हमें क्या क्या याद रखना है कि जयपुर के अंदर नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जल महल, इन सभी का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो ये सब एक साथ याद रखना। अब इनकी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला, इसका नामकरण किसने किया था? सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे
9 महलों युक्त इस किले का निर्माण किसने करवाया था? 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया। और इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। यानी कि इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और इसको वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? सवाई राम सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? जयपुर का मुकुटमणि, 9 महलों वाला दुर्ग और बिठली दुर्ग। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 9 महलों वाला दुर्ग क्या कहलाता है, किसके अंदर स्थित है? तो एक जैसे 9 महल कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ के किले में। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। अब आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होता है। सवाई माधोसिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसियों यानी कि पासवानों के नाम पर यहाँ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। एक जैसे 9 महल कौन कौन से हैं? चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश और सूरज प्रकाश। तो नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। तो आपको क्या याद रखना है कि नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। परंतु इस किले के अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया। और किसके लिए करवाया? अपने 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महल बनवाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और एक जैसे 9 महल किसने बनवाए थे? तो सवाई माधोसिंह द्वितीय ने। अब आगे बात करते हैं गेटोर की छतरियां। हमने आगे देखा था गेटोर शब्द, तो उसका पूरा नाम क्या है? गेटोर की छतरियां। ये भी कहाँ स्थित है? ये इसी नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित है। और वास्तव में ये क्या है? गेटोर की छतरियां जयपुर के कचवाहा शासकों की छतरी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेटोर की छतरियां कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगर पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित है। और किससे संबंधित है? तो जयपुर के कचवाहा शासकों से संबंधित है। तो आप ये याद रखना। इसके अलावा और नाहरगढ़ में क्या स्थित है? जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क। यह राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। जैविक उद्यान की स्थापना नाहरगढ़ किले या पहाड़ियों में की गई है। तो आपको एक साथ 3 चीजें याद रखनी है: नाहरगढ़ का किला, गेटोर की छतरियां और जैविक उद्यान। ये सब के सब कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ किले में स्थित है या उनकी पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा नाहरगढ़ से और क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, जिनका निर्माण किसने करवाया है? सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया है। तो ये भी आप लोग याद रखना। ये क्या है? नाहरगढ़ का किला। ये क्या है? प्रांगण है। ये बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है। और ये पहाड़ियां हैं जिन पर कि ये किला बना हुआ है। तो ये किले के 4 भागों की तस्वीरें हैं, ताकि आप इसको याद रख सकें कि दिखने में कैसा है और इसके अंदर क्या क्या विशेषता है। अब आगे बात करते हैं जयगढ़ का किला। ये भी किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इस किले के उपनाम क्या क्या हैं? इसके उपनाम क्या क्या हैं? चिल्हा का टीला, रहस्यमय दुर्ग। जयगढ़ का किला राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित है। जयगढ़ का किला दुर्गों की गिरी श्रेणी में यानी कि पहाड़ियों वाली श्रेणी में शामिल है। जयगढ़ के किले के निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह हैं। जयगढ़ के किले में विजयगढ़ी, ये याद रखना, विजयगढ़ी नाम का एक लघु दुर्ग भी स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयगढ़ी नाम का लघु दुर्ग कौन से किले में स्थित है? तो कौन से किले में स्थित है? जयगढ़ किले के अंदर स्थित है। तो आप लोग याद रखना। राजनीतिक कैदियों को रखे जाने हेतु जयगढ़ किला प्रसिद्ध है। तो कैदियों को कौन से किले में रखा जाता था? जयगढ़ के किले में रखा जाता था। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि याद रखना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में
जयगढ़ के किले में खुदाई करवाई गई थी। क्यों करवाई गई थी? खजाने की खोज के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय किस किले की खुदाई करवाई गई थी? तो कौन से किले की करवाई गई थी? जयगढ़ किले की। इसके अलावा जयगढ़ में और क्या फेमस है कि यहाँ पर एक विजयगढ़ी नाम का एक लघु दुर्ग भी स्थित है। अब आगे देखते हैं। जयबान तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है, जो कि कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ किले में स्थित है। जयबान तोप जयगढ़ के किले में स्थित है। जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह ने 1720 ईस्वी में करवाया था। जयबान तोप को केवल एक ही बार चलाया गया था, जिसके गोले या बारूद से चाकसू गांव में तालाब बन गया था। यानी कि जब इस तोप को चलाया गया था तो इससे जो गोला निकला था वो जहां गिरा था वहां पर क्या बन गया था? तालाब बन गया था, यानी कि इतना बड़ा था। तो वो गोला कहाँ गिरा था? चाकसू गांव में गिरा था। तो क्वेश्चन आएगा कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कहाँ पर स्थित है? तो जयगढ़ के किले में स्थित है। इस तोप से जो गोला चलाया गया था उसके गिरने से चाकसू गांव में तालाब बन गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने ही करवाया था। यह भारत का एकमात्र दुर्ग है जिसमें एशिया का तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना है। क्या है? पूरे एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना स्थित है। किस किले में स्थित है? जयगढ़ के किले में स्थित है। तो पहले हमने बात की थी नाहरगढ़ की, अब हमने बात की जयगढ़ की, और इन दोनों का ही निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो इनसे जुड़ी हुई सभी बातें आप लोग याद रखना। जयगढ़ दुर्ग के सभी महलों का शिल्पी कौन है? विद्याधर है। ये वही विद्याधर है जिसने जो कि जयपुर का वास्तुकार था। इस दुर्ग का निर्माण आपातकालीन निवास के लिए करवाया गया, इसलिए इस दुर्ग को संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा दुर्ग को संकट मोचन के नाम से जानते हैं? तो जयगढ़ के दुर्ग को संकट मोचन के नाम से जानते हैं। और जयगढ़ दुर्ग के सभी महलों का निर्माण किसने करवाया? या शिल्पी कौन था? तो विद्याधर था। तो ये आप लोग याद रखना। ये है जयगढ़ दुर्ग की सभी प्रमुख तस्वीरें। जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जैसा कि हमने आगे भी देखा था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने उज्बेकिस्तान के शासक अलूग बेग द्वारा समरकंद में बनवाई गई वेधशाला के परिष्कृत रूप में 5 वेधशालाएं बनवाई, जो जंतर मंतर के नाम से विख्यात है। तो भारत के अंदर ऐसी कितनी वेधशालाएं बनी हुई है? 5 बनी हुई है। इनका निर्माण समय व नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए करवाया गया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किसके लिए करवाया गया था? समय व नक्षत्रों की जानकारी के लिए, अर्थात ये खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जंतर मंतर इमारत किससे संबंधित है? महल है, किला है, दुर्ग है, बावड़ी है, या खगोल शास्त्र से संबंधित इमारत है? तो किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित इमारत है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा भारत में ऐसी कितनी इमारतों का निर्माण करवाया गया है? 5 वेधशालाओं को। इन सभी को किस नाम से जानते हैं? जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। इन 5 वेधशालाओं में से जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी है। तो पहला क्या याद रखना है कि पांचों वेधशालाओं में, यानी कि पांचों जंतर मंतर में से सबसे बड़ी जंतर मंतर कौन सी है? जो कि जयपुर में स्थित है। अब देखते हैं कि पांचों वेधशालाएं कहाँ-कहाँ स्थित है। जयपुर में स्थित है, उज्जैन में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, मथुरा में स्थित है और बनारस में स्थित है। तो कितनी वेधशालाएं स्थित है? 5 स्थित है। कहाँ-कहाँ? जयपुर में, उज्जैन में, दिल्ली में, मथुरा में और बनारस में। इससे हमें क्या पता चलता है कि सवाई जयसिंह द्वितीय को खगोल शास्त्र में विशेष रुचि थी। अब आगे देखते हैं। जयपुर वेधशाला 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। जयपुर वेधशाला की जो जंतर मंतर है उसमें कितने यंत्र हैं? 19 यंत्र हैं।
कितने यंत्र स्थित है? 19 यंत्र हैं, जिसमें से पहली कौन सी है? बृहत सम्राट यंत्र। ये किससे संबंधित है? विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी कहाँ पर स्थित है, तो जंतर मंतर में स्थित है और इस घड़ी का नाम क्या है? बृहत सम्राट यंत्र। उसके बाद कौन सा है? राम यंत्र। ये किससे संबंधित है? ऊंचाई मापने से। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस वेधशाला में 19 यंत्र स्थित है, यानी कि जयपुर की जंतर मंतर में 19 यंत्र स्थित है, जिसमें से कि बृहत सम्राट यंत्र और राम यंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको याद रखना। बृहत सम्राट यंत्र क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी। और राम यंत्र क्या है? ऊंचाई मापने हेतु। उसके अलावा और कौन कौन से यंत्र हैं? दिगश यंत्र, दिशा यंत्र, ध्रुवदर्श पट्टिका, जयप्रकाश यंत्र, कपाली यंत्र, प्रणाली यंत्र, क्रांति वृहत यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, मिश्र यंत्र, नाड़ी वल्य यंत्र, पलभा यंत्र, दक्षिण भित्ति यंत्र, राशि वल्य यंत्र, पष्टांश यंत्र, उनतास यंत्र, चक्र यंत्र और यंत्रांश यंत्र। इन 19 यंत्रों में से हमें कौन से दो मोस्ट इंपोर्टेंट यंत्र याद रखने हैं? एक तो बृहत सम्राट यंत्र और एक राम यंत्र। तो अब हमें क्या क्या याद रखना है कि सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया, यानी कि 5 जंतर मंतर बनवाई गई। जंतर मंतर किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित है। अब बात करते हैं हम जयपुर वाले की। तो जयपुर की जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी है, उसके अंदर 19 यंत्र स्थित है, जिसमें से कि बृहत सम्राट यंत्र और राम यंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। ये है जयपुर की जंतर मंतर। तस्वीर देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी है। अब चौथी इमारत की बात करते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय। तो ये चौथी इमारत कौन सी है? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सिटी पैलेस ब्रैकेट में लिखा हुआ है चंद्र महल, जो कि सबसे फेमस इमारत है सिटी पैलेस की। अब आपको क्या याद रखना है कि सिटी पैलेस के अंदर कई इमारतें स्थित हैं। सिटी पैलेस खुद का निर्माण प्लस चंद्र महल का निर्माण, ये किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सिटी पैलेस, चंद्र महल, ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए 7 द्वार हैं। उनमें सबसे प्रमुख कौन सा है? उदयपोल द्वार है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया है। तो ये याद रखना। और उसके वास्तुकार कौन है? याकूब था। तो इससे हमें क्या समझना है कि सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए 7 द्वार हैं, जिसमें से प्रमुख द्वार कौन सा है? उदयपोल है। और उस उदयपोल का निर्माण किसने करवाया है? सवाई माधोसिंह द्वितीय ने। और उसके वास्तुकार कौन थे? याकूब थे। अब आगे देखते हैं सिटी पैलेस में स्थित इमारतें। कौन कौन सी इमारतें स्थित है सिटी पैलेस में? चंद्र महल, मुबारक महल, प्रीतम निवास चौक, दीवान-ए आम, गोविंद देव जी मंदिर, बग्गी खाना, महारानी पैलेस, दीवान-ए खास और जलेब चौक। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र महल की। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वारा। और किसके निर्देशन में करवाया गया? विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में करवाया गया। उसके बाद है मुबारक महल। सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधोसिंह ने। इसके अलावा सवाई माधोसिंह ने किसका निर्माण करवाया था? उदयपोल का। उसके आगे प्रीतम निवास चौक चंद्र महल के दक्षिण में स्थित सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो क्वेश्चन आएगा प्रीतम निवास चौक किसने बनवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने। दीवान-ए आम, ये क्या है? निजी पुस्तकालय, पोथीखाना व शस्त्रागार है। उसके बाद है गोविंद देव जी मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया है? 1735 में सवाई जयसिंह ने।
अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया तो सवाई जयसिंह आदित्य ने। अगर सिटी पैलेस की किसी इमारत का नाम देकर पूछे तो उसी राजा का नाम बताना है जिस राजा ने उसका निर्माण करवाया है। अब आगे चलते हैं। अब हम सिटी पैलेस के अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं, यानी कि इसमें स्थित अलग अलग इमारतों की बात करते हैं। सबसे पहले मुबारक महल। सिटी पैलेस की फेमस इमारत कौन सी है? चंद्र महल और मुबारक महल सबसे ज्यादा फेमस है, जिनमें सबसे पहले देखते हैं मुबारक महल। सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधोसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया गया था। बाद में इसमें महकमा खास खोला गया है। सफेद संगमरमर व अन्य स्थानीय पत्थरों की सहायता से निर्मित यह आकर्षक भवन हिंदू स्थापत्य कला का आदर्श नमूना है। अब इसकी ऊपरी मंजिल में जयपुर नरेश संग्रहालय का वस्त्र अनुभाग है। एक समय का स्वागत महल आज एक अनुपम वस्त्रालय बन गया है। जब ये मुबारक महल बनवाया गया था तो ये किसके लिए बनवाया गया था? अतिथियों के ठहरने के लिए, यानी कि स्वागत कक्ष बनवाया गया था। वर्तमान में किसमें तब्दील कर दिया गया है? वस्त्र अनुभाग के रूप में, यानी कि यहाँ क्या स्थित है? वस्त्र संग्रहालय स्थित है। आज यहाँ राजस्थानी शैली के विभिन्न प्रकार के वस्त्र व वेशभूषा देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा कि सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल को किसमें तब्दील कर दिया गया है? तो वस्त्र अनुभाग संग्रहालय बना दिया गया है, जहां पर राजस्थानी शैली के विभिन्न प्रकार के वस्त्र व वेशभूषा देखने को मिलती है। ये है मुबारक महल। किससे निर्मित है? सफेद संगमरमर से निर्मित है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं चंद्र महल की। ये है चंद्र महल। चंद्र महल जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, जो सिटी पैलेस परिसर में स्थित है। यह महल पूरे किले का एक 7वें हिस्से को घेरे हुए है। वर्तमान समय में जयपुर के महाराजा का यह निवास स्थान है। यह महल अपने सुंदर पुष्प अलंकरण, शीशे से जुड़ी दीवारों व भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ एक 7 मंजिला गढ़ भी है, जिनमें से पहली 2 मंजिलें सुख निवास हॉल का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ रंग मंदिर, शोभा निवास या सौंदर्य निवास और छवि निवास या हाउस ऑफ मिरर भी है। तो चंद्र महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। और वर्तमान में क्या है? जयपुर के महाराजा का निवास स्थान है। उसके बाद है दीवाने आम, यानी कि सभा निवास। दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय, पोथीखाना व शस्त्रागार, तिलयखाना है। आगे है गोविंद देव जी मंदिर। गौड़ीय वल्लभ संप्रदाय का यह राधा कृष्ण मंदिर सिटी पैलेस के पीछे बने जय निवास बगीचे के मध्य अहाते में स्थित है। तो गोविंद देव जी का मंदिर किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। और किसका मंदिर है? राधा कृष्ण मंदिर है। और दीवाने आम किससे संबंधित है? पुस्तकालय व शस्त्रागार से संबंधित है। इस मंदिर का निर्माण 1735 में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ वृंदावन से लाई गोविंद देव जी की प्रतिमा प्रतिस्थापित की गई है। तो गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। अब आगे बात करते हैं प्रीतम निवास चौक। चंद्र महल की ओर जाते हुए आप एक छोटे से आंगन से गुजरते हैं, जो प्रीतम निवास चौक है। इस चौक के 4 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 4, जिन्हें रिद्धि सिद्धि पॉल कहा जाता है। इनकी अपनी सुंदरता और खासियत है।
यहाँ खूबसूरत 4 दरवाजे महल के 4 हिस्सों में जाते हैं। दिखने में एक जैसे इन दरवाजों की बनावट विशेष है। एक द्वार में मयूराकृतियां दिखाई देती हैं, दूसरे द्वार में हरे रंग का लहरिया है, तीसरे में गुलाब के फूलों की साज सज्जा है और चौथे में खिले हुए कमल के फूलों का श्रृंगार है। कहा जाता है इन द्वारों के साथ लगे महल मौसम विशेष के अनुसार रचे गए हैं, यानी कि हर दरवाजा एक मौसम को बताता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा और वसंत की ऋतुओं में समय बिताने के लिए इनमें सुविधाएं भी विशिष्ट हैं, यानी कि जब आप प्रीतम निवास चौक में जाते हैं तो इस महल के 4 हिस्से हैं, जिसके आगे 4 दरवाजे हैं और हर महल को किसके अनुसार डिजाइन किया गया है? ऋतुओं के अनुसार डिजाइन किया गया है और विशिष्ट सुविधाएं भी दी गई हैं। अभी आपको क्या याद रखना है कि प्रीतम निवास चौक के 4 प्रवेश द्वार है, जिन्हें रिद्धि सिद्धि पॉल कहा जाता है। ये है 4 दरवाजे। सबसे पहला देखते हैं जो हरे रंग का है, इसे क्या बोलते हैं? लहेरिया दरवाजा। ये किस ऋतु से संबंधित है? वसंत ऋतु से संबंधित है। और किस भगवान को समर्पित है? तो गणेश जी को समर्पित है। तो याद रखना कि ये दरवाजे कहाँ पर स्थित है? प्रीतम निवास चौक पर स्थित है। लहरिया दरवाजा बसंत ऋतु से संबंधित और गणेश जी को समर्पित। उसके बाद है कमल द्वार। इसके ऊपर देखो छोटे छोटे कमल के फूल बने हुए हैं। कमल द्वार किससे संबंधित है? गर्मी से संबंधित है, यानी कि गर्मी ऋतु से संबंधित है। और किसको समर्पित है? शिव और पार्वती को समर्पित है। निवास चौक का तीसरा दरवाजा कौन सा है? मोर द्वार। ये किससे संबंधित है? पतझड़ ऋतु से संबंधित है और कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अब है चौथा द्वार, जिसे क्या बोलते हैं? गुलाब द्वार। कौन सी ऋतु से संबंधित है? सर्दी से संबंधित है। और किन से संबंधित है? किनको समर्पित है ये द्वार? देवियों को समर्पित है। तो पहला द्वार लहरिया बसंत ऋतु और गणेश जी को समर्पित है। कमल द्वार गर्मी ऋतु से संबंधित है और शिव और पार्वती को समर्पित है। तीसरा है मोर दरवाजा, कौन सी ऋतु से संबंधित है? पतझड़ से संबंधित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। और चौथा है गुलाब द्वार, कौन सी ऋतु से संबंधित है? सर्दी से संबंधित है और किन को समर्पित है? देवियों को समर्पित है। तो आप याद रखना कि 4 दरवाजे कहाँ पर स्थित है? प्रीतम निवास चौक पर। अब आगे चलते हैं। आगे है जल महल। इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान अपनी रानी और पंडित के साथ स्नान करने के लिए करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले मानसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया। यानी कि जल महल कहाँ पर स्थित है? मानसागर झील के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया है? मानसिंह ने। और उसके अंदर महल का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह ने। राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। वे इसका प्रयोग राजसी उत्सवों पर भी करते थे। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। जयसिंह द्वारा निर्मित यह महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों व सीढ़ीदार जीनों से युक्त 2 मंजिला और वर्गाकार रूप से निर्मित भवन है। जल महल कितना मंजिल बना हुआ है? 2 मंजिल है। जल महल अब पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान में जल महल को किसमें बदल दिया गया है? पक्षी अभयारण्य के रूप में बदल दिया गया है।
यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगे हैं, जहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि मानसागर झील के मध्य स्थित है। झील का निर्माण मानसिंह ने करवाया और जल महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। इसे रोमांटिक महल भी कहते हैं, आई बॉल भी कहते हैं और वर्तमान में ये पक्षी अभयारण्य के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। ये है जल महल की 2 तस्वीरें। तो ये देखिए 2 मंजिला बना हुआ है ये महल और यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये तस्वीर में देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर वास्तव में ये बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत अधिक संख्या में पेड़ भी है। अभी कुछ प्रसिद्ध इमारतें और बाकी हैं जिनको हम आगे पूरा करेंगे। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम पहले जयपुर जिले की चित्रकला शैली, यहाँ मिले प्रमुख सभ्यताओं के साक्ष्य, उनके बारे में जानेंगे तथा जयपुर जिले के प्रसिद्ध मंदिरों को भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आमेर या ढूढ़ार चित्र शैली। सर्वाधिक मुगल शैली से प्रभावित थी ये शैली। किससे प्रभावित थी? मुगल शैली से। प्रताप सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि आमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल किसका समय कहलाता है? तो किसका समय कहलाता है? प्रताप सिंह का समय। राजस्थान का प्रथम आदमकद चित्र साहिब राम द्वारा ईश्वरी सिंह का बनाया गया। तो सबसे पहला चित्र किसका बनाया गया? ईश्वरी सिंह का। किसके द्वारा बनाया गया? साहिब राम के द्वारा। राजस्थान में चित्रकला की आला गीला पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कहां से हुई? जयपुर में हुई। आला गीला को और किस नाम से जाना जाता है? अरायसी। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। तो चित्रकला की आला गीला पद्धति की शुरुआत कहां से हुई है? जयपुर से हुई है। सवानों का चित्तेरा के रूप में प्रसिद्ध जगन्नाथ मथोड़िया कहां के निवासी थे? जयपुर के निवासी थे। तो शवानों के चित्तेरा के रूप में प्रसिद्ध कौन है? जगन्नाथ मथोड़िया। और कहां के निवासी हैं? जयपुर के निवासी है। आगे है नीड़ का चित्तेरा। नीड़ के चित्तेरा के लिए कौन प्रसिद्ध है? सौभाग्यमल गहलोत। वो भी कहां के निवासी हैं? जयपुर के निवासी हैं। तो पहले देख लेते हैं चित्तेरा क्या होता है। चित्तेरा शब्द का अर्थ होता है चित्रकार। नीड़ का अर्थ क्या है? घोंसला। यानी कि सौभाग्यमल गहलोत किसका चित्र बनाते थे? घोंसलों का बहुत अच्छा चित्र बनाते थे, इसलिए इन्हें नीड़ का चित्तेरा कहा जाता है। और शवानों का चित्तेरा किसे कहा जाता है? जगन्नाथ मथोड़िया को। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि घोंसलों का सबसे अच्छा चित्र, यानी कि जो रंग होते थे उनका प्रयोग करके सबसे अच्छा घोंसलों का चित्र कौन बनाते थे? सौभाग्यमल गहलोत। और शवानों का कौन बनाते थे? जगन्नाथ मथोड़िया। इससे आगे भी आपको कई नाम सुनने को मिलेंगे, भैंस का चितौरा, वो हम आगे देखेंगे। तो आपको क्या याद रखना कि चित्तेरा का अर्थ होता है चित्रकार। आगे है ब्लू पॉटरी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नेवटा जयपुर की प्रसिद्ध है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। ब्लू पॉटरी का अर्थ है कि मिट्टी का जो पॉट होता है उसके ऊपर ब्लू कलर से चित्रकारी करना। तो ये कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? नेवटा जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, जिनको कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अब आगे देखते हैं जयपुर में प्राचीन सभ्यता स्थल कि जयपुर में कौन कौन से सभ्यता स्थल मिले हैं। सबसे पहला कौन सा है? बैराट सभ्यता। खोज कब हुई? 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा बैराट सभ्यता की खोज की गई। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? बैराट है। क्या याद रखना है कि बौद्ध धर्म का राजस्थान के अंदर बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? बैराट है। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के समीप है। कौन सी नदी के समीप है? बाणगंगा नदी के समीप है।
भाब्रू शिलालेख अशोक का यहीं से प्राप्त हुआ है। अशोक का ब्राह्मी लिपि लिखित इस शिलालेख की खोज 1834 में कैप्टन बर्ट ने की। इस शिलालेख की खोज किसने की थी? 1834 में कैप्टन बर्ट ने की। और इस शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि। बैराट की यात्रा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी की थी। कौन गया था वहां? चीनी यात्री ह्वेनसांग। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो भारत की प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा है। तो बैराट सभ्यता में क्या क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। और बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र है। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। भाब्रू शिलालेख यहीं से प्राप्त हुआ है। भाब्रू शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। और इस शिलालेख की लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। और इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। आगे देखते हैं जोधपुरा सभ्यता स्थल। यहाँ हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा किरोड़ोत, ये भी कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ 28 प्रकार की तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 28 प्रकार की तांबे की चूड़ियां कौन से स्थल से प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? किरोड़ोत। तो जयपुर में प्राचीन सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं? बैराट सभ्यता, जोधपुरा और किरोड़ोत। ये सभी कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब आगे बात करते हैं जयपुर जिले के मंदिर। सबसे पहली कौन सी है? जमुवाई माता। उपनाम क्या है? अन्नपूर्णा है। जमवारामगढ़ जयपुर, जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। इस माता की मूर्ति के पास गाय व बछड़े की प्रतिमा है। तो जमुवाई माता कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जमुआ रामगढ़ में। और ये जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। आगे है ज्वाला माता, कहां पर स्थित है? जोबनेर जयपुर में। खंगारोट राजपूतों की कुल देवी है। इनका मेला नवरात्रों में लगता है। उसके बाद है नकटी माता। जय भवानीपुरा जयपुर में प्रतिहारकालीन मंदिर है। मूल नाम क्या है माता का? दुर्गा माता है। इस माता की प्रतिमा की नाक चोरों ने काट ली थी, इसलिए यह नकटी माता कहलाई। दुर्गा माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? त्रिशूल व तलवार है। तो अभी तक हमने देखी जमुवाई माता, ज्वाला माता, नकटी माता, ये तीनों ही कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं शाकंभरी माता। सांभर के चौहानों की कुल देवी है। इस मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। यहाँ पर मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो सांभर के चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता। और जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन है? जमुवाई माता। सांभर में स्थित देवयानी को सब तीर्थों की नानी कहा जाता है। ये लाइन आप हमेशा याद रखना, इसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि सांभर में स्थित देवयानी को सब तीर्थों की नानी कहा जाता है। आगे है महामाई माता, ये रेनवाल की लोक देवी हैं। तो यहाँ हमें कौन कौन सी माता याद रखनी है? जमुवाई माता, शाकंभरी माता, नकटी माता, और एक ये लाइन कि सांभर में स्थित देवयानी को सब तीर्थों की नानी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं शीला माता। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर नगर में आमेर महल में स्थित एक मंदिर है। तो शीला माता का मंदिर कहां पर स्थित है? आमेर महल के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना यहां सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। शीला देवी जयपुर के कछवाहा राजपूत राजाओं की कुल देवी रही है। तो अभी हमने पीछे जमुवाई माता भी देखी थी, जो क्या थी? जयपुर के कछवाहा राजपूतों की कुल देवी थी। ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। इनमें सबसे ज्यादा जिसके बारे में दिया होता है वो शीला माता के बारे में दिया होता है।
कछवार राजवंश की आराध्या देवी इस माता की मूर्ति को मानसीय प्रथम जसोर वर्तमान बांग्लादेश में नामक स्थान से बंगाल के राजा केदार को हराकर 1602 में लाए थे। इस मंदिर में स्थित माता की मूर्ति को कौन लेके आया था? मानसिंह प्रथम लेके आए थे। और कहां से लेके आए थे? बंगाल के राजा केदार को हराकर। माता की प्रतिमा अष्टभुजी महिषासुर मर्दानी के रूप में है। मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमा स्थापित है। शीला माता का मेला चैत्र व अश्विनी के नवरात्रों में लगता है। इसके बाईं ओर अष्टधातु हिंगलाज माता की मूर्ति है। शीला माता के 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। इसके अलावा एक माता और भी है जिनके 2.5 प्याला शराब चढ़ती थी। वो कौन सी थी? जीण माता, जो कि सिक्कर लेवासा में स्थित है। तो कछवार राजपूतों की कुल देवी या आराध्या देवी कौन है? शीला माता है। इनकी मूर्ति कौन लाया था? मानसिंह प्रथम लाए थे, बंगाल के राजा केदार को हराकर। और इनके बाईं ओर अष्टधातु हिंगलाज माता की मूर्ति भी स्थित है और इनके 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। और ये मंदिर कहां पर स्थित है? आमेर महल के अंदर स्थित है। अब आगे बात करते हैं शीतला माता। उपनाम क्या है? सैडल माता, बास्योड़ा, महामाई, बच्चों की संरक्षिका, चेचक व बौद्धि की देवी कहा जाता है। इनमें से फेमस नाम कौन सा है कि चेचक की देवी किसे कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है। शीतला माता का मंदिर शेर की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा माधो सिंह ने करवाया। इस माता का वाहन क्या है? गधा है व पुजारी कुम्हार जाति का होता है। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह मिट्टी की कटोरियां यानी कि दीपक होते हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी हैं जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है। ये बात आप जरूर याद रखना कि राजस्थान की ऐसी कौन सी माता है जिनकी खंडित रूप में पूजा होती है? तो शीतला माता है। इस माता की बांझ स्त्रियां पूजा करती है। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी को इस माता के खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी को इस माता के खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो शीतला माता कहां पर स्थित है? चाकसू जयपुर में स्थित है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने। वाहन क्या है? गधा है। पुजारी कौन होते हैं? कुम्हार जाति के। प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी के दीपक है। और एकमात्र ऐसी माता है जिनकी खंडित रूप में पूजा होती है। और इनका पूजा कौन से वृक्ष के नीचे होती है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। और मेला कब लगता है? शीतला अष्टमी को मेला लगता है। अब आगे है लक्ष्मी नारायण जी या बिड़ला मंदिर। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो हिंदू मुस्लिम व ईसाई डिजाइन से बना है। यह एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है। तो लक्ष्मी नारायण जी मंदिर या बिड़ला मंदिर कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है और इसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई डिजाइन में बना हुआ है। आगे है कल्की मंदिर। निर्माण किसने करवाया है? ईश्वरी सिंह ने। भारत का एकमात्र कल्की मंदिर है। इस मंदिर में संगमरमर से बना घोड़ा है जिसके खुर के नीचे एक गड्ढा है। ऐसा कहा जाता है कि यह गड्ढा धीरे धीरे भर रहा है। जिस दिन ये पूर्ण रूप से भर जाएगा इसका मतलब कि धरती उस दिन समाप्त हो जाएगी। लोगों का ऐसा मानना है। तो भारत का एकमात्र कल्की मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया है? ईश्वरी सिंह ने। और यहाँ एक संगमरमर का बना घोड़ा है जिसके खुर के नीचे एक गड्ढा है। आगे है जग शिरोमणि मंदिर। निर्माण किसने करवाया है? मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की स्मृति में करवाया। इसमें श्री कृष्ण की प्रतिमा है। इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। तो जगत शिरोमणि मंदिर भी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह की पत्नी कनकावती ने। किसके लिए? अपने पुत्र जगत की स्मृति में।
इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। इसमें श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। आगे है गोविंद देव जी का मंदिर। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। इसका निर्माण 1735 में सवाई जयसिंह ने करवाया। जयपुर के आराध्य देव कहलाते हैं। जयपुर के राजा गोविंद देव जी को अपना शासक व स्वयं को उसका दीवान मानते थे। इस मंदिर परिसर में स्थित सत्संग भवन विश्व में बिना खंभों वाला सबसे बड़ा भवन है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो बिना खंभों वाला सबसे बड़ा भवन कहां पर स्थित है? गोविंद देव जी के मंदिर में। निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। और ये जयपुर के राजाओं के आराध्य देव थे। और आराध्य देवी कौन थी? शीला माता थी। आगे है मोती डोंगरी। यहाँ गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है जिसमें गणेश चतुर्थी को मेला भरता है। आगे है राज राधेश्वर या सिद्धेश्वर शिव मंदिर। यह मंदिर आम जनता के लिए केवल शिवरात्रि के दिन खुलता है। यह जयपुर के राजाओं का निजी मंदिर है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राम सिंह द्वारा 1864 ईस्वी में करवाया गया। उसके बाद है दादू दयाल। दादू दयाल कौन है? राजस्थान के प्रसिद्ध संत है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनकी समाधि कहाँ स्थित है? नरेना या नारायणा जयपुर में स्थित है, इसलिए मैंने इनको यहीं पर लिख दिया है। इस समाधि को दादू खोल कहा जाता है। इसके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। तो दादू दयाल कौन है? राजस्थान के प्रसिद्ध संत हैं। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनकी समाधि कहाँ स्थित है? नरेना नारायणा जयपुर में स्थित है। इनकी समाधि को दादू खोल कहा जाता है और इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। आगे है रज्जव जी की पीठ। ये भी कहां पर स्थित है? सांगानेर जयपुर में स्थित है। रज्जव जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। रज्जव जी भी कौन है? राजस्थान के प्रमुख संत हैं। ये क्या थे? ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। आगे है गलता जी तीर्थ। यहाँ पर गालव नामक ऋषि ने तपस्या की थी। यह पहाड़ी पर सूर्य मंदिर है। गलता को मंकी वैली तथा राजस्थान की मिनी काशी या छोटी काशी भी कहते हैं। तो गलता जी बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल है जो उसका बहुत बार पूछा जाता है कि मंकी वैली किसे कहते हैं, तो गलता जी को कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसे राजस्थान की मिनी काशी भी कहते हैं या छोटी काशी भी कहते हैं। ये है गलता जी तीर्थ स्थल जिसको कि मंकी वैली भी कहा जाता है, राजस्थान की छोटी काशी भी कहते हैं। जयपुर जिले की नदियां एवं जलाशय। सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा तथा ताला नदी भी कहते हैं। बाणगंगा नदी के उपनाम क्या क्या हैं? अर्जुन की गंगा और ताला नदी भी कहते हैं। अब देखते हैं कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराठ की पहाड़ियां जयपुर से होता है। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से। बै से बाण और बै से बैराठ। तो बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से। और बैराठ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। बाणगंगा नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। एक तो जयपुर हो ही गया, इसके अलावा और कौन से 2 जिले हैं? दौसा और भरतपुर। तो बाणगंगा नदी राजस्थान के किन किन जिलों में से बहती है? जयपुर में बहती है, दौसा में बहती है और भरतपुर में बहती है। बाणगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर, जिनमें से राजस्थान में 240 किलोमीटर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाणगंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 380, और उस 380 में से 240 किलोमीटर वो राजस्थान के अंदर बहती है। बाणगंगा नदी राजस्थान में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश के आगरा में, कहा? उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? जयपुर से निकलने के बाद राजस्थान में बहती हुई ये कहां पहुंचती है? उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। और उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है।
टोटल लंबाई 380 किलोमीटर है, जिसमें से 240 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। बाणगंगा नदी की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? सूरी, सावन, पलासन आदि नदियां हैं। जयपुर में पेयजल के लिए बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जमुआ रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बाणगंगा नदी के उपनाम क्या है? अर्जुन की गंगा तथा काला नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। 3 जिलों में से बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। टोटल लंबाई है 380 किलोमीटर, जिसमें से 240 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। उसके बाद ये कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और वहां फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? सूरी, सावन, पलासन है। और जयपुर में पेयजल के लिए इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं रामगढ़ बांध। बाणगंगा नदी पर स्थित बांध से जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती थी, परंतु वर्तमान में यह सूखा पड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले किस बांध के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती थी? रामगढ़ बांध। ये भी किस पर बना हुआ था? बाणगंगा नदी पर। परंतु अगर वर्तमान में इसकी स्थिति देखें तो ये क्या है? सूख चुका है। उसके बाद है बांडी नदी। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में चाकसू के पास से होता है। समारोह व आमलोद की पहाड़ों से होता है। बांडी नदी चतुरपुरा के पास मांझी नदी में मिल जाती है। तो बांडी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? जयपुर से ही होता है। उसके बाद है ढूंढ नदी। ढूंढ नदी, इस नदी का उद्गम अचरोल जयपुर से होता है। तो हमने कितनी नदियां देखी? बाणगंगा नदी, बांडी नदी, ढूंढ नदी। ये सभी की कहां से निकलती है? जयपुर के पहाड़ों से निकलती है। और कौन से 2 बांध देखे? उनमें से एक तो देखा जमुआ रामगढ़ बांध और दूसरा रामगढ़ बांध। इन सभी नदियों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी है, जिसके बारे में सभी प्रमुख जानकारियां मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है जयपुर की प्रमुख झील। कौन सी झील है? सांभर झील। अब बात करते हैं सांभर झील की। यह झील राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, नागौर व अजमेर की सीमा पर जयपुर शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। सांभर झील की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 31 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की झील है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी व प्राकृतिक झील है। एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी कौन सा है? सांभर झील ही है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। और एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी कौन सा है? सांभर झील है। अब आगे बात करते हैं। सांभर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8% नमक उत्पादित होता है। कितना नमक उत्पादित होता है? 8%। इस झील के किनारे सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा। और क्या स्थापित है यहाँ? सांभर साल्ट लिमिटेड। सांभर झील के किनारे सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा नमक उत्पादन के लिए की गई है। तो सांभर झील से भारत के लिए कुल कितना नमक उत्पादित होता है? 8% नमक उत्पादित होता है। अब देखते हैं कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। सांभर झील पर पर्यटन विकास हेतु 1990 में रामसर साइट नाम से पर्यटन स्थल विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है? रामसर साइट नाम से पर्यटन स्थल विकसित किया गया है। यानी कि सांभर झील किसमें शामिल है? रामसर साइट में शामिल है। गुजरात का राज्य पक्षी
राजहंस व कुर्जा यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से एक बात क्या पता चली कि गुजरात का राज्य पक्षी कौन सा है? राजहंस। तो गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुर्जा यहाँ पर आते हैं। सांभर झील में आंतरिक प्रवाह की नदियां रूपनगढ़, मैथा, खंडेला आदि गिरती हैं। कई बार आपसे नाम पूछ ले जाते हैं कि सांभर झील में किन किन नदियों का पानी आकर मिलता है। तो किन किन नदियों का आता है? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं ये, और कौन कौन सी हैं? रूपनगढ़, मैथा और खंडेला। ये नदियां कहाँ आकर मिलती है? सांभर झील के अंदर अपना पानी मिलाती हैं। तो हमने अभी तक जयपुर जिले के झीलों और नदियों को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। जयपुर जिले के वन्य जीव अभयारण्य। पहला कौन सा है? जमवा रामगढ़। इसकी स्थापना 31 मई 1982 में की गई थी। यह 300 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह अभयारण्य जयपुर के पुराने शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पुराने शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध है। और विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगाय व लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्यतः धोक वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? धोक वन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं नाहरगढ़ जैविक अभयारण्य। राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क नाहरगढ़ जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1980 में की गई। यह अभयारण्य नाहरगढ़ व जयगढ़ किले के आसपास 52.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह अभयारण्य बगेरा, सांबर, हिरन, जंगली सुअर, तेंदुआ, चीते, काला भालू, चीतल व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो नाहरगढ़ जैविक अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुख्यतः ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों की तलहटी में स्थापित किया गया है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 52.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और ये कैसा है? ये जैविक अभयारण्य है। आगे है संजय उद्यान मृगवन। यह शाहपुरा जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई। यह 10 हेक्टेयर में फैला है। इस मृगवन को ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ नीलगाय, चीतल, चिंकारा आदि जंतु पाए जाते हैं। तो संजय उद्यान मृगवन कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा जयपुर में स्थित है। उसके बाद है अशोक विहार मृगवन। यह जयपुर के मध्य में 12.2 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसकी स्थापना भी 1986 में ही की गई थी। आगे है जयपुर जंतुआलय। जयपुर जू की स्थापना 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा की गई। और ये किसके मध्य में स्थित है? रामनिवास बाग के मध्य में स्थित है। यह राजस्थान का पहला व सबसे बड़ा जंतुआलय है। यह जंतुआलय मगरमच्छ व घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। यहाँ मगरमच्छ के एक जोड़े ने 346 बच्चों को जन्म दिया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जयपुर जंतुआलय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह मगरमच्छ व घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। और यह राजस्थान का पहला व सबसे बड़ा जंतुआलय है। और इसकी स्थापना किसने करवाई? सवाई राम सिंह द्वारा रामनिवास बाग के मध्य की गई थी। तो अभी तक हमने जयपुर जिला दर्शन में जयपुर जिले के प्रमुख अभयारण्य व बागों को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामसिंह द्वितीय। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर रामसिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरू रंग से पुतवाया था। स्टैनली ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में गेरू को अंग्रेजी में पिंक लिखा है, इसलिए जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। लेकिन जयपुर का वास्तविक रंग कैसा है? गेरुआ है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। आगे देखते हैं
आगे है हीरालाल शास्त्री। इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। इनका प्रसिद्ध गीत कौन सा है? प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः। तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहली तो ये कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, इनका प्रसिद्ध गीत कौन सा है? प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः। अब आगे देखते हैं। 1936 में जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना निवाई टोंक में की, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से विख्यात है। तो हीरालाल शास्त्री ने किसकी स्थापना की? जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की। आगे बात करते हैं रतन शास्त्री। पद्मश्री व पद्म भूषण दोनों प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? रतन शास्त्री। इनका संबंध भी कहाँ से है? जयपुर से है। और ये कौन थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। यानी कि राजस्थान की प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी कौन थी? रतन शास्त्री थी, जिनको पद्मश्री व पद्म भूषण दोनों प्राप्त हुए हैं और ये ऐसा प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला भी हैं। तो इन तीनों का संबंध किससे है? जयपुर से है। अब आगे है पीके सेठी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? पीके सेठी है और ये भी कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। आगे है पंडित विश्व मोहन भट्ट। सितार वादक है ये। इन्होंने वीणा का आविष्कार किया था। ये भी कहाँ से है? जयपुर से हैं। उसके बाद बात करते हैं सुरभि मिश्रा। वर्तमान में स्क्वैश की सनसनी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? सुरभि मिश्रा है और इनका संबंध भी कहाँ से है? जयपुर से है। आगे है पारुल शेखावत। ये भी कहाँ से है? जयपुर से है। राजस्थान की प्रथम विमान चालक कौन है? पारुल शेखावत। आगे है आशा पांडे। जयपुर की आशा पांडे को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजियो द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध भी किससे है? जयपुर से है। आगे है अस्मिता काला। भवाई नृत्यांगना लिम्का बुक में नाम दर्ज है इनका। ये भी कहाँ से है? जयपुर से हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपूर्वी चंदेला। इनका याद रखना, इनका एक बार पहले भी पूछा गया था। अपूर्वी चंदेला का जन्म 4 जनवरी 1993 में जयपुर में हुआ। यह एक निशानेबाज हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में 206.7 का स्कोर बनाकर भारत को दूसरी बार निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाया। तो इन्हें क्या मिला हुआ है? इन्हें स्वर्ण पदक मिला हुआ है और इनका भी संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। और ये क्या है? एक निशानेबाज है। तो यहाँ जयपुर जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की। इसका निर्माण किसने करवाया था और कब किया गया था? प्रिंस अल्बर्ट के भारत आगमन पर इसके स्वागत हेतु 1876 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित एक संग्रहालय है। यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। कैसा है? सबसे पुराना संग्रहालय है और इसका नाम क्या है? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। यह संग्रहालय रामनिवास उद्यान के बाहरी ओर सिटी वॉल के नए द्वार के सामने स्थित है। यह भारत अरबी शैली में बनाई गई है। अब बात करते हैं इसकी डिजाइन किसने की। इसकी डिजाइन सैमुअल स्वीटन जैकब ने की थी तथा यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला था। तो मैंने पहले भी बताया था कि रामनिवास उद्यान के अंदर स्थित है। महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसको एक टाउन हॉल बनाया जाए, परंतु माधव सिंह द्वितीय ने यह निर्णय लिया कि इसे जयपुर के लिए एक कला का संग्रहालय बनाया जाए और इसको रामनिवास उद्यान का अंग माना जाता है। यह सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर अल्बर्ट हॉल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? सरकारी केंद्रीय संग्रहालय।
इस संग्रहालय में कई पुराने चित्र, दरियां, हाथी दांत, कीमती पत्थर, धातु मूर्तियां, रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखने को मिलती है। तो इस संग्रहालय के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? दरिया रखी हुई है, पुराने चित्र रखे हुए हैं, धातु की मूर्तियां रखी हुई है, कीमती पत्थर रखे हुए हैं। इसे पब्लिक संग्रहालय के रूप में कब खोला गया था? 1887 में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? रामसिंह द्वितीय ने। किसके लिए करवाया था? प्रिंस अल्बर्ट के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। और यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है और रामनिवास उद्यान के अंदर स्थित है। और इसका डिजाइन किसने किया था? इसका डिजाइन किया था जैकब ने। तो ये सभी बातें आप याद रखना जो कि अल्बर्ट हॉल से रिलेटेड हैं। ये है अल्बर्ट हॉल। यहाँ जो ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ये रामनिवास बाग का ही हिस्सा है। आगे है हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। यह 5 मंजिला इमारत है जिसमें 953 खिड़कियां। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं और 365 झरोखे हैं। इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद थे। इसकी पहली मंजिल को शरद मंदिर, दूसरी को रतन मंदिर, तीसरी को विचित्र मंदिर, चौथी को प्रकाश मंदिर और पांचवी को हवा मंदिर कहते हैं। तो ये कितना मंजिला है? 5 मंजिला है और इसमें कितनी खिड़कियां हैं? 953 है और झरोखे कितने हैं? 365 है। पश्चिम से जाने पर इसमें आनंद पोल व चंद्र पोल आता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान बताई थी। किसके समान बताई थी? कृष्ण के मुकुट के समान। और स्वयं प्रताप सिंह भी किसकी पूजा करते थे? श्री कृष्ण की। देसी निर्माण पद्धति से निर्मित हवा महल में प्रकाश व वायु संचार की अत्यंत आकर्षक व समुचित व्यवस्था है। यह महल राजपूत वास्तुकला व मुगल वास्तुकला का सुंदर समन्वय है। इस महल के पिछले हिस्से में राज्य सरकार द्वारा 1987 ईस्वी से हवा महल म्यूजियम का संचालन किया जा रहा है। इसी हवा महल के पिछले हिस्से में किसका आयोजन किया जा रहा है? हवा महल म्यूजियम का। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। कब से? 1987 से। तो कर्नल जेम्स टॉड ने हवा महल के बारे में क्या कहा है कि इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। और हवा महल के वास्तुकार कौन है? लालचंद है। और हवा महल के ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई। तो आप ये सभी बातें हवा महल से रिलेटेड याद रखना। ये 5 मंजिला है, इसमें 953 खिड़कियां व 365 झरोखे हैं। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। इसके वास्तुकार लालचंद थे और कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान बताई है। ये है हवा महल। आगे है सरगासूली जिसे ईसरलाट भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। इसके उपनाम क्या क्या हैं? ईसरलाट व जयस्तंभ भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सरगासूली को। 1747 ईस्वी में राजमहल का उत्तराधिकारी युद्ध ईश्वरी सिंह व माधो सिंह प्रथम के मध्य टोंक राजमहल में हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुई। वह अपनी विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट का निर्माण करवाया। इस 7 मंजिला इमारत का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने करवाया। और इसका नाम क्या रखा गया? ईसरलाट या जयस्तंभ, और इसे सरगासूली भी कहते हैं। यह 7 मंजिला है। 1250 ईस्वी में मराठा के भय से ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? ईश्वर सिंह ने ईसरलाट से ही कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? स्वयं ईश्वर सिंह ने ही करवाया था। तो इसके उपनाम जरूर याद रखना। इसे सरगासूली भी कहते हैं और जयस्तंभ भी कहते हैं और ईसरलाट भी कहते हैं। और इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया। और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में स्थित है। ये है ईसरलाट।
आगे है गैटोर की छतरियां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैटोर की छतरियां भी कहाँ स्थित हैं? जयपुर में स्थित है। और ये वास्तव में है क्या? जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट है। क्या है? शाही शमशान घाट है। केवल सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ नहीं है, जिनकी हम अभी बात की थी, जिन्होंने ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, उन्हीं की छतरी यहाँ पर नहीं है। तो केवल सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस के सामने बनी हुई है। किसके सामने बनी हुई है? सिटी पैलेस के सामने। इन गैटोर की छतरियों में से सबसे प्रसिद्ध छतरी किसकी है? जयसिंह डोडा की है। किसकी है सबसे प्रसिद्ध छतरी? जयसिंह डोडा की है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर महाराजा माधो सिंह तक के राजाओं व उनके पुत्रों की स्मृति में ये छतरियां पंचायतन शैली में बनी हुई है। पंचायतन शैली वास्तव में किसके लिए होती है? मंदिरों की एक शैली होती है, जिसमें एक प्रमुख मंदिर बीच में होता है, बाकी साइड में छोटे छोटे मंदिर होते हैं जो कि अन्य देवताओं से जुड़े होते हैं। तो इसी शैली के अंदर गैटोर की छतरियां भी बनी हुई हैं। और गैटोर की छतरियों की प्रमुख बात क्या है कि यहाँ पर सभी राजाओं की छतरी है, परंतु सिर्फ ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है। और इनमें भी सबसे प्रसिद्ध छतरी किसकी है? जयसिंह डोडा की है। ये है गैटोर की छतरियां, जो कि कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। आगे है आमेर का किला। आमेर दुर्ग जयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण भी किसने करवाया है? मानसिंह प्रथम ने करवाया। आमेर दुर्ग गिरि दुर्ग में शामिल है। अम्बरीशपुर ऋषि के नाम पर आमेर का नाम पड़ा। इसे अम्बरीशपुरी या अंबर भी कहा जाता है। यह दुर्ग कछवाहा वंश की राजधानी रहा है। इस किले का नाम बहादुर शाह प्रथम ने मोमिनाबाद रखा था। ये बात आप जरूर याद रखना कि आमेर के किले का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था? बहादुर शाह प्रथम ने रखा था। और आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने। और यह दुर्ग कछवाहा वंश की राजधानी भी रहा है। राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आमेर दुर्ग किसके अंदर शामिल है? विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह दुर्ग दीवान आम दीवान खास के लिए भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग में शीला देवी का मंदिर व शीश महल बना हुआ है। शीला देवी कौन है? कछवाहा शासकों की कुल देवी है, जिनके 2.5 पहला श्राप चढ़ती है। इसके अलावा राजस्थान की एक और माता भी है जिनके 2.5 पहला श्राप चढ़ती थी, वो है जीण माता, जो कि कहां पर स्थित है? रेवासा सीकर में स्थित है। ये है आमेर का किला। तो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। इसी क्लास के साथ ही हमने जयपुर जिला दर्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सभी को जयपुर जिला दर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे की सीरीज में हम बीकानेर जिला दर्शन शुरू करेंगे। जिस प्रकार हमने जयपुर जिला दर्शन कंप्लीट किया है, उसी प्रकार हम बीकानेर जिला दर्शन भी कंप्लीट करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।